हाँ जी स्टूडेंट, SST क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, हमने ना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था पावर शेयरिंग। जब हमने देखा कि पावर शेयरिंग के टॉपिक को जब हमने थोड़ा अपडेट किया तो हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट बन के आया ना वो फेडरलिज्म बन के आ गया। अब उसको कैसे अपडेट करके बन के आया वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले फेडरलिज्म का मीनिंग हमने क्या लिखना है 10th क्लास के हिसाब से। आपने बोलना है कि जब गवर्नमेंट की पावर को हम डिफरेंट लेवल के ऊपर शेयर करने के लिए बोलते हैं तो उस मतलब कि सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। मतलब कि जब किसी भी एक देश में गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिफरेंट लेवल में डिवाइडेड होती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए आप एक स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है और एक क्लास इंचार्ज है। तो प्रिंसिपल कितने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? जितने आपके स्कूल में 1000, 2000, 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो सब बच्चों के ऊपर नजर नहीं रख सकता, इसलिए वो क्लास इंचार्ज को अपॉइंट कर देता है। अब कुछ वो पावर इसको दे देता है, कुछ पावर प्रिंसिपल के पास रहती हैं। ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके पास जरूरी नहीं होता कि वो जितने भी आपके देश में लोग हैं सबका वो ध्यान रख सके। वो अपनी पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ये 2 तरह की पावर होगी, कुछ देशों में 3 तरह की पावर होती है, ठीक है। फेडरलिज्म जो है ना इसका मेन थीम क्या है, इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था? इसका मेन थीम ये भी होता है कि एक तो अकेला बंदा पावर को शेयर नहीं कर सकता, दूसरी बात ये आती है कि जिसको पावर मिलेगी वो उस पावर का मिसयूज ना कर सके, ठीक है। तो चलिए अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, इसको रट्टा लगा लेना कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। एक तो इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे पढ़ना है और दूसरी बात क्या आएगी हमारे पास कि इसी कॉन्सेप्ट को ना हमने आगे वाले मतलब कि क्वेश्चन में भी यही पॉइंट्स हमारे रिपीटेड होंगे। तो देखिए वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म हमारे पास है कि फुल कंट्रोल। जो फुल कंट्रोल हमारा रहेगा वो या तो 2 सरकारों के पास रहेगा, 2 गवर्नमेंट, या 2 से ज़्यादा और प्लस, मतलब कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है। वो 2 गवर्नमेंट कौन सी होंगी? सबसे पहले गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंटर में जिसकी सरकार होती है, जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए जैसे प्रेजेंटली हमारे इंडिया में हमारे पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। और इसके बिना हमारे पास एक आती है लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? देखिए पहली बात तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बनाया गया था। हर एक बात का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रख सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में, मुंबई में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जरूरी नहीं है कि पंजाब में, चेन्नई में, हर जगह में उसी जगह की ज़रूरत हो। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बना देती है कि भाई आप अपनी अपनी स्टेट का ध्यान रखो, जो चीज़ आपको चाहिए आप मुझे आके बोलो। अब हर एक स्टेट में अलग अलग शहर आते हैं। किसी शहर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, किसी शहर में हॉस्पिटल नहीं है, किसी विलेज में रोड्स नहीं बने हुए। तो ये हर एक जगह की ना अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इन अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है। उनको बोला जाता है कि आपने अपने अपने एरिया की जो भी इंप्रूवमेंट आपने हमें बतानी है और ये इनको बताएंगे। तो ये ऐसे मतलब कि पूरी जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो थर्ड फीचर हमारे पास आएगा, सेकंड फीचर हमारे पास आएगा फेडरलिज्म का, कि ईच स्टेट, जो हर एक स्टेट है उसके पास अपना एक ज्यूरिसडिक्शन पावर होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि उसके अपने एक राइट्स होते हैं। हर एक स्टेट के अलग अलग राइट्स हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में अलग अलग राइट मिले हुए हैं लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी कानून व्यवस्था होती है और डिफरेंट टैक्सेशन, और हर एक गवर्नमेंट की हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं। पंजाब में कुछ और तरह के टैक्स लिए जाते हैं, जैसे पंजाब में शराब थोड़ी महंगी है लेकिन चंडीगढ़ में वो सस्ती है, ठीक है, हिमाचल में सस्ती है। और डिफरेंट रूल्स, हर एक स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। थर्ड फीचर हमारे पास क्या बन के आएगा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट, मतलब कि ये जो स्टेट है ना इसकी जो पावर है वो डिसाइड कौन करता, कौन बताएगा कि आपके पास क्या क्या पावर है। जैसे हर एक स्कूल में प्रिंसिपल बताता है क्लास इंचार्ज को कि आपकी क्या पावर है, ऐसे ही हमारा ना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है जो हमारे भीमराव अंबेडकर ने लिखा हुआ है। तो वो अपने संविधान में लिख के गए थे कि हर एक स्टेट को, कौन सी स्टेट को हमने कौन कौन सी पावर्स देनी है। अगर उस पावर को चेंज करना होगा तो वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें चलना होगा। नेक्स्ट है फोर्थ फीचर हमारे पास। इस फीचर में हमारे पास क्या आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी सरकार किसी भी देश, मतलब कि हमारे इंडिया में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही नोट लिखा है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ना बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब कि यहाँ पे लगभग हमने इस चैप्टर के हिसाब से ये कंडीशन लिखी है कि अगर आप कुछ चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गलत लिखा हुआ है आज की सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज करना है, तो वो तभी उसकी मतलब कि कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। मतलब कि उनमें से कंडीशन ये भी है कि अगर ज़्यादातर या मतलब कि हाफ से ज़्यादा या फिर हर एक स्टेट यस बोलेगी
कि हाँ जी वो अमेंडमेंट हमें चाहिए, हम वो चेंज करना चाहते हैं, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं हो सकता। जो इसमें एक बार लिखा गया है वही बातों को रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। फिफ्थ फीचर हमारे पास आएगा कि अगर कभी कभार स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में झगड़ा हो जाएगा तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा। अब ये झगड़ा कैसे होता है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने हमारा टारगेट कुछ और है, ये बोलेगी कि हमारा टारगेट ये है कि हमने पूरे देश में हॉस्पिटल बनाने हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं जी हम चाहते हैं कि हर एक पूरे हमारे स्टेट में स्कूल बने। तो अब इनके अलग अलग थीम हो जाएंगे, जब ये इसकी बात नहीं मानेगी या ये इसकी बात नहीं मानेगा, तब जब इन दोनों में झगड़ा होता है तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट का। ठीक है, तो जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही डिसीजन इन दोनों को मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू का मतलब है इनकम, गवर्नमेंट ने अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करनी है, सरकार कहाँ से पैसे कमाएगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है, इसके बारे में भी ना भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट कहाँ कहाँ से कितने कितने और कैसे कैसे पैसे कमा सकती है। अच्छा, लास्ट नॉट लीस्ट, हमने जो ये फेडरलिज्म बनाया है इसका मेन थीम क्या है, इसका मेन थीम क्या है कि हमारे देश में यूनिटी बनी रहे और कल्चर फॉलो होती रहे। जैसे हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो उन सबके अपने अपने कल्चर हैं, किसी के भी कल्चर को कोई प्रॉब्लम ना आए, यही फेडरलिज्म का मेन थीम रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है बस वही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ये बोल रहे हैं कि डज इंडिया फॉलो फेडरलिज्म। आपने फेडरलिज्म के फीचर तो पढ़ लिए, क्या हमारा जो इंडिया, हमारा भारत है, क्या वो फेडरलिज्म के फीचर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट इज डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर है इंडियन गवर्नमेंट में, एक तो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट मीन टू से सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी की है। सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट जो कि हर एक स्टेट में होती है, जो कि भगवंत मान की है। थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फीचर तो यही पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में डिवाइड होनी चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट भी डिवाइडेड है, इसका मतलब हम फर्स्ट फीचर को तो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी लोकल गवर्नमेंट है ना, ये आगे डिवाइडेड होती है, एक तो होती है म्यूनसिपैलिटी, एक होती है पंचायत। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी ज़्यादातर हमारे आते हैं जो शहरों में होते हैं, और जो पंचायत होती है वो विलेजेस में होती है। म्यूनसिपैलिटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम एमसी बोल देते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल होता है, और नगर पंचायत आती है। पंचायत के अंडर डिस्ट्रिक्ट पंचायत आएगी, इंटरमीडिएट पंचायत आएगी, या फिर विलेज पंचायत आएगी। ठीक है, ये आगे इनके कंपोनेंट बनाए हुए हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, फिलहाल हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अच्छा कौन सी गवर्नमेंट का कितना एरिया है, इसके बारे में कौन बता रहे, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी गवर्नमेंट। अब देखिए, जो पंजाब में गवर्नमेंट है ये कहाँ तक कंट्रोल अपना रख सकती है, कहाँ तक इसके रूल रेगुलेशन फॉलो होंगी, उसकी जो बाउंड्रीज है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही डिसाइडेड है। ठीक है ना, तो यही तो हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि हर एक स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन कौन कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, मतलब कि ईच स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशन है, या ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये थर्ड पॉइंट है। और ये यहाँ पे सेकंड में आया हुआ है कि हम सेकंड में ये भी पॉइंट भी फॉलो करते हैं, तो 2 में से 2 पॉइंट हमारे फॉलो हो गए। तीसरे नंबर पे एक, अच्छा इंडिया, एक देखिए, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर। इसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, कमिंग टुगेदर में हमारे पास क्या होता है कि कभी कभार कुछ छोटी छोटी स्टेट्स वगैरह जो होती हैं वो अपने आप को ज्वाइन करके एक देश बना लेती हैं, उनको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जब एक बड़ा देश छोटी छोटी स्टेट्स को अपने अंडर कवर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, और जो हमारा इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर के अंडर आता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बन के आएगा, पावर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड इन डिफरेंट स्टेट्स। हमारे इंडिया में हर एक स्टेट को बराबर बराबर पावर्स नहीं मिली हुई। एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर के, पंजाब की। जम्मू कश्मीर में अलग अलग पावर है इस स्टेट में, ठीक है, लोगों में रहने वाले लोगों के पास, लेकिन पंजाब में अलग अलग है। यहाँ पे पहले 370 धारा होती थी, वो अभी रिमूव कर दी गई है, पंजाब में वो पहले से ही नहीं थी। ठीक है ना, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीन चलते हैं, तो यही तो पॉइंट हमने पढ़ा था कि हर एक स्टेट के अलग अलग रूल होंगे, अलग अलग सारा कुछ चलता रहेगा, तो ये वाला जो हमारा रूल है वो भी फॉलो हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट में हम आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज ओनली। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तभी चेंज किया जाएगा, ये पहली बात तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको एक बिल पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा में, और एक बिल पास करवाना पड़ेगा आपको लोकसभा में। राज्यसभा में हमारा बिल वो तब पास माना जाएगा जब 2 में से मतलब कि 2/3 सीट्स हमें मिल जाएंगी, और लोकसभा में भी ये बिल पास होना चाहिए, और इसके बिना हाफ से ज़्यादा स्टेट्स की येस होनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो ये बिल बना के लेके राज्यसभा में लेके जाना पड़ेगा, लोकसभा में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे 2/3 सीट से ये बिल पास होना चाहिए, फिर हाफ से ज़्यादा स्टेट्स को भी ये बिल पास करना चाहिए,
तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। मतलब कि काफ़ी डिफिकल्ट है इसको चेंज करना। तो यहाँ पे हमने फीचर पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो ही नहीं सकता, ये तब चेंज होगा अगर सभी स्टेट्स यस करेंगी। तो ये वाला फीचर भी जो लगभग है जो हमारी इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट 6th पॉइंट हमारे पास कि अगर भारत में स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का कभी इशू होगा तो उससे रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट लेगी, वो दोनों को मानना पड़ेगा। अभी रिसेंटली इशू हुआ था ना चरणजीत सिंह चन्नी और नरेंद्र मोदी को लेके, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो कोर्ट ही लेती है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा यहाँ पे ना अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म इन इंडिया ये इसलिए अभी तक जीवित है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जीवित नहीं है कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस वजह से जीवित है क्योंकि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना उसको अच्छे से फॉलो किया। तो लगभग 7 फीचर्स हमने वहाँ पे पढ़े थे और 6 फीचर हमारे पास यहाँ पे हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जी यस, हाँ जी, हमारा जो भारत है वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हम आएंगे, देखिए सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि जो हमारे इंडिया में ना एक लैंग्विस्टिक स्टेट्स होती हैं। लैंग्विस्टिक स्टेट्स कौन सी होती हैं? देखिए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे भारत में ना नक्शे में थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था कि जो हमारी स्टेट्स होती थी वो लैंग्वेज बेस्ड डिवाइडेड नहीं थी, मतलब कि हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहते थे। ऐसा नहीं था कि गुजरात में गुजराती बोलने वाले लैंग्वेज रहेंगे, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले रहेंगे, हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले रहेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों नहीं था? हमारे लीडर्स को ये लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ऐसा करने से जो हमारी यूनिटी है, मतलब ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो जब डिसीजन लिया गया था कि हमारी इससे जो हमारे देश की यूनिटी है वो ख़राब हो सकती है, वो डिस्ट्रॉयड हो सकती है। जैसे कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हो गया, वहाँ पे ये ऐसा कुछ इशू क्रिएट हुआ है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या देखा कि इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद हमने हमारी जो स्टेट डिवीज़न है वो लैंग्वेज बेस्ड कर दी, और ऐसा करके हमारे एक तो लोगों ने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया और उनमें और ज़्यादा प्यार बढ़ा, तो ये रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, देखिए शायद आपको ये इस बात के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में ना, हमारी इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग इसको नेशनल लैंग्वेज मानते हैं, इवन कि हमारे भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे संविधान में क्या लिखा गया था कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि जब भी आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने अप्लाई करना है, आपको कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर का मोड है वो सेट होके आएगा। तो उसमें ये बोला गया था कि हिंदी में हमारा हर एक, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर है कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो हमेशा ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं जो ऑफिशियल वर्क के लिए है, गवर्नमेंट वर्क पर्पज़ के लिए है, ना कि नेशनल लैंग्वेज के लिए। अच्छा, अब लेकिन इसके बाद ना एक प्रॉब्लम होगी, हमने हमारी इंडिया में हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज क्यों घोषित नहीं किया? क्या था, देखिए हमने ना प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग में कि जो श्रीलंका में क्या हुआ था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज क्रिएट कर दिया था, बना दिया था, ठीक है, घोषित कर दिया। जब उन्होंने इसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया तो वहाँ पे तमिल और जो सिन्हाली पीपल थे उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हमारा जो इंडिया, हम नहीं चाहते कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसा सीन हो, इस वजह से हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। और इसके बिना हमारा, सपोज करो ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में ना सभी लोग हिंदी नहीं बोलते, सभी को हिंदी लैंग्वेज नहीं चाहिए थी। हमारे इंडिया में ना सभी लोग ही हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, इंडिया में जस्ट 40% लोग ही हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो हमारे संविधान में बहुत अच्छा इस चीज़ का ख्याल रखा गया। हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक तो हिंदी लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, लेकिन उसके साथ ही 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेज को भी रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेज में, मतलब कि सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई, मतलब कि कोई भी, जैसे अलग अलग स्टेट में कुछ एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पेपर का जो मोड है वो हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा, उसके साथ उसके बिना 21 लैंग्वेज और सेट करके रख दी थी। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि अब ये 22 लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। जैसे मैं पंजाब में रह रहा हूँ तो पंजाब में जो पेपर है वो हिंदी और पंजाबी में आएगा। अगर आप हरियाणा में रहते हो तो आपका पेपर हिंदी और हरियाणा में आएगा। अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपका पेपर गुजरात और हिंदी में आएगा, मतलब कि ये दोनों लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी होगी, ठीक है ना। तो चलिए ये सीन यहाँ पे चल रहा था, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि हमारे जो लोग, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, तो 21 अदर लैंग्वेज तो ले ली गई। तो थोड़े टाइम बाद थोड़ा तमिल के लोगों का यहाँ पे भी थोड़ा सीन क्रिएट रह रहा था कि वो लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते थे। उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी शुरू की। उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश बोलेंगे और हमें इंग्लिश हमारे लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि चले कोई बात नहीं, 10-12 साल के लिए बना देते हैं, इसके बाद कैंसिल कर देंगे। लेकिन उसके बाद ये कैंसिल नहीं हुआ अभी तो। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, ठीक है। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में सेंट्रल और
इंडिया में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप कैसा चलते आ रहा है। ठीक है, देखिए जो ये इन दोनों का रिलेशन है ना, ये 1990 से पहले बड़ा खराब रिलेशन था। 1990 के बाद अब ये बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया है। मतलब कि अब ये हम बोलेंगे ना लीगली काफ़ी अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस का हम डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिलेगी कि जो डेमोक्रेसी का गला घोटते जा रही थी। देखिए 1990 से पहले क्या होता था कि ज़्यादातर हर बार सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी हर बार। ठीक है, तो जब सेंटर में इनकी ही सरकार आ रही है और सेंटर में भी इनकी सरकार आ गई और ज़्यादातर स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ज़्यादातर स्टेट्स में भी इन्हीं की सरकार है। तो जो बहुत कम स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनमें कोई दूसरी पार्टी आ रही है, तो अगर कोई भी दूसरी पार्टी अगर कहीं पे आ भी गई ना, तो वो हर एक पार्टी को कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती थी काम करने के लिए। कभी कभार क्या करती थी कांग्रेस इस पार्टी को हटा देती थी फेलियर गवर्नमेंट घोषित करके, और उसकी जगह पे अपनी सरकार को बिठा देती थी। तो लेकिन ये सही बात नहीं है, इससे तो फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीन है ये अच्छा नहीं था। लेकिन आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ, अब बहुत सारी स्टेट्स में ना बहुत सारी अदर पार्टीज ने रूल करना शुरू कर दिया। मतलब कि जब इलेक्शन वगैरह हो रहा है तो बहुत सारी जो अदर पार्टीज हैं वो मतलब कि यहाँ पे सत्ता में आनी शुरू होगी। लेकिन सेंटर में अभी भी गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती आ रही है। तो उस टाइम पे क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। उस वो डिसीजन में क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से रिमूव कर सकती है। मतलब कि यहाँ पे ये डिसीजन थोड़ा अच्छा लिया गया। जैसे जो सेंट्रल स्टेट कांग्रेस होती थी वो अपनी मन मर्जी करती थी, अपनी मर्जी की सरकार दूसरी स्टेट में बनवा देती थी। तो अब बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कभी पावर नहीं रहेगी कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से हटा सकती है। मतलब कि इनकी पावर का जो दायरा वो फिक्स कर दिया गया, ये खुद काम कर सकते हैं, हर काम के लिए इनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में क्या हुआ, देखिए हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज कर लो मुंबई में बैठी है या दिल्ली में बैठी है, स्टेट गवर्नमेंट है किसी और जगह में बैठी है। अब यहाँ पे बैठे प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं ना पता कि आपके स्टेट के छोटे से विलेज में किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ की कमी है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी, और ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी अपनी थोड़ी सी पावर लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दी। ये लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वो देखती है कि उनके एरिया में रोड्स वगैरह बने हुए हैं नहीं बने हुए, अच्छे से बनवाने हैं, स्कूल हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से ये छोटे मोटे काम है ना, मतलब कि जो काफ़ी ज़रूरी काम है, छोटे मोटे ना काफ़ी ज़रूरी काम है, जिन कामों की तरफ ये लोग ध्यान नहीं दे सकते या इनको टाइम लगेगा, तो लोकल गवर्नमेंट इन चीज़ों को मैनेज कर लेती है। ठीक है, इसके बिना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये एक्सप्लेन किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं। लेकिन अब ना कुछ चेंजेस भी आए हैं। पहले क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस होती थी कि वो लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो स्टेट गवर्नमेंट में मेरी सरकार है, ठीक है, तो मैं तो मतलब कि पंजाब का यहाँ पे कोई सीएम बन गया। अब आपका कोई बहुत छोटा सा विलेज है, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। मुझे दिखेगा कि अगर तो मेरी पार्टी के किसी बंदे का, मेरे किसी रिलेटिव का, किसी खास नोन का वहाँ पे दबदबा है, फिर तो मैं लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन अगर मुझे दिखेगा कि वहाँ पे हमारी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है तो हम लोकल मतलब कि जो इलेक्शन है वहाँ पे नहीं करवाते थे। तो पहले ये चॉइस होती थी स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन आफ्टर लिखा है ना, तो अभी क्या हो गया, अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने कंपलसरी कर दी है हर एक स्टेट में। फिर ये जो स्टेट्स वगैरह जो इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पास हुआ था, वो बिठाया गया है। उसने क्या डिसाइड किया है कि जब भी हमने इलेक्शन वगैरह ये लेने हैं उसमें SC ST OBC ये कैटेगरी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। इन कैटेगरी से भी हमने लोगों को उठाना है ताकि ये लोग अपनी अपनी कैटेगरी के लोगों का ध्यान रख सके। और 1/3 पार्ट जितनी भी सीट्स हैं, सपोज कर लो कि अगर आपको 30 सीट्स चाहिए तो 30 के थर्ड पार्ट मतलब कि उसमें से जो 10 सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। ये हमारे मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ को लिए कंपलसरी किया है। अच्छा, जो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसकी 4 लिस्ट है, उसके 4 एरिया हैं। ठीक है, ये जो 4 एरियाज़ हैं ये हमारी गवर्नमेंट को बताते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट को कौन कौन से एरिया को कवर करना है। यहाँ पे हमने लिखा देयर आर 4 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस लिस्ट, इन लिस्ट में क्या लिखा गया, गवर्नमेंट हैज़ बिन टोल्ड देयर एरिया, बताया गया कि कौन कौन सी सरकार को कौन कौन सा एरिया मिलेगा। सबसे पहली जो गवर्नमेंट है लिस्ट है दैट इज़ यूनियन लिस्ट। इसको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वर्क फॉर नेशन करती है। इसका मेन काम क्या होता है कि डिफेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए, फॉरेन अफेयर्स, एनर्जी, वॉर, पीस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है।
पहले मतलब कि जो स्टार्टिंग में इसमें 97 सब्जेक्ट होते थे, अब इसमें 3 आर्टिकल्स और ऐड कर दिए गए हैं, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन लिस्ट में 3 और आर्टिकल्स डिफाइन कर दिए गए हैं। अब 100 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर ये यूनियन लिस्ट का कंट्रोल रहेगा। जैसे होता है ना स्कूल में, अगर कोई बच्चा मतलब कि कोई चिट लेके आया, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसको पनिश कौन करेगा, कौन डिसिप्लिन देखेगा, हर एक टीचर की अलग अलग पावर्स होती हैं। वैसे ही इनको 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं कि जो देश के लिए ज़्यादा जरूरी है और यही काम करेंगे। सेकेंड लिस्ट हमारे पास आती है स्टेट लिस्ट। इसमें जो वर्क किया जाता है जो डेली एंड लोकल इंपॉर्टेंस के लिए होता है, मतलब कि जो एक स्टेट तक की लिमिटेड होता है, जैसे कि पुलिस को लेके, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल को लेके, लैंड को लेके, लिक्वर को लेके, टैक्स को लेके। इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट हैं जिसको कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती है। थर्ड लिस्ट हमारी बनाई गई थी। देखिए अब जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब कि यूनियन में भी कॉमन है और स्टेट में भी कॉमन है, तो उन लिस्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से, अब पहले इसकी एग्जांपल ले लो, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से मतलब कि पावर्स हमारे पास आएंगी। अब आप देख लो, जैसे तो एक तो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में है ना, इसको कौन मैनेज करता है, इसको ये पूरी इंडिया में इसके मतलब कि एक बोर्ड बना हुआ है सीबीएसई का। लेकिन एक पंजाब बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, मतलब कि बिहार बोर्ड है, ठीक है, तो ये अब गुजरात बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, तो ये जिस स्टेट में आप पढ़ते हो एक तो उसका बोर्ड है और एक हमारे देश का बोर्ड है। एजुकेशन के सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, तो मतलब कि ऐसे ये कॉमन अफेयर है जो दोनों में आते हैं। तो इनको ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, ये आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें कौन कौन से टारगेट्स मतलब कि जो हमारे हैं टॉपिक्स है, आर्टिकल्स है, एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेड, मैरिज, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, और इसमें टोटल 47 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर लेकिन जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे तो वो वाले कॉमन जो टॉपिक्स है ना जो दोनों के पास है पावर्स को लेके, अगर इन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाएगा तो फाइनल डिसीजन पहले जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ लिस्ट आती है दैट इज रेजुडेरी लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। देखिए अब कुछ ऐसे टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले बना है, तो अब टाइम टू टाइम नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले वाली तीनों लिस्ट में नहीं आई। तो जो टॉपिक्स पहले वाली तीनों लिस्ट में नहीं आई, जो न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं, वो रेजुडेरी लिस्ट में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इंटरनेट की, आईटी की, साइबर लॉ की। ठीक है, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए लोकल गवर्नमेंट को हमने क्या किया है कि इसको ना हमने लोकल गवर्नमेंट के लिए अब 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुए थे। वो क्या चेंज हुए थे, हमें ये बोला गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को कुछ डोनेशन देगी, कुछ अमाउंट पे करेगी, कुछ पैसे देगी, ताकि जो ये लोकल गवर्नमेंट के जो भी मतलब कि लोकल एरिया के जो प्रॉब्लम है ये उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल रेगुलेशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कोई स्टेट कितना पैसे देती है, कोई ज़्यादा देती है, कोई कम देती है। अब लोकल गवर्नमेंट की कौन कौन सी पावर्स होती हैं, देखिए जो लोकल गवर्नमेंट, ये वैसे हमने थोड़ा सा पहले पढ़ने की कोशिश की थी कि लोकल गवर्नमेंट एक तो रूरल एरिया में होती है, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। जो रूरल एरिया में है उसको हम बोलेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज। जो अर्बन एरिया लोकल गवर्नमेंट है उसको हम बोलेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब अच्छा मैं ना आपको एक एक्टिविटी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। कभी कभार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा विलेज है, उस बहुत बड़े विलेज को मैंने V1 रख दिया, उस बहुत बड़े विलेज को हम छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, V1 V2 V3, मतलब कि एक बड़ा सारा विलेज है, इसको थोड़े थोड़े पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब हम ये हर एक वार्ड में से एक एक बंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करते हैं, जो जो बंदे हमने इन सबसे चूज़ कर लिए, इन सबको मतलब कि अगर आपने जैसे 3 वार्ड्स को में इसको डिवाइड किया, तो हर एक वार्ड में से एक एक बंदे को आपने चूज़ करना है जो सिलेक्ट होके आएगा। जब इन लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत, जो इनका लीडर होता है, जो इनका प्रेसिडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सरपंच। फिर जो हमारी एक ग्राम सभा होती है, वो ग्राम सभा किसके लिए काम करती है, वो सरपंच के लिए काम करती है। मतलब कि जो मेंबर्स हमने यहाँ पे चूज़ किए थे ना, ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर थे, ग्राम सभा के मेंबर थे, ये सरपंच के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसके बिना हमारे पास क्या आता है कि सम ऑफ मैनी ग्राम सभा। जब हम बहुत सारी ऐसी ग्राम सभा को इकट्ठे कर देंगे, हमारे देश में तो बहुत सारे विलेजेस हैं, तो जब हम बहुत सारी ग्राम सभा को इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास एक पंचायत समिति बन जाती है। इसको हम कभी कभार ब्लॉक मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब किसके पास कितनी पावर होगी, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर, ए ओ मिनटू से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है।
सबसे कम जो पावर होती है वो पंचायत के पास होती है, पंचायत से थोड़ी ज़्यादा पावर पंचायत समिति के पास होगी, सबसे ज़्यादा पावर हमारी जिला परिषद के पास होगी। ठीक है, जिला परिषद क्या होगी, वो जो इन सभी मेंबर्स का जो ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब कि जो इन सबको कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट टाइम लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। शहरों में गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये तो हमने देखा था कि रूरल एरिया में कैसे काम करता है। अब हम अर्बन के ऊपर आएंगे। देखिए अर्बन में क्या होता है, कभी कभार कुछ सिटीज़ होते हैं, कुछ टाउन होते हैं। सिटीज़ जो बड़े बड़े शहर हैं, टाउन जो मतलब कि विलेज से थोड़े डेवलप है लेकिन शहर से थोड़े पीछे हैं। अभी हम जो सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चूज़ करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर बोला जाता है, लेकिन जो टाउन में जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसमें जो उसका जो हेड होता है उसको हम एमसी मिनटू से म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक मोहल्ला में चूज़ किया जाता है। हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट के कितने मेंबर हैं, लोकल गवर्नमेंट के 36 लाख से भी ज़्यादा मेंबर हमारे देश में बने हुए हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट के मेंबर हैं, जो इन मतलब कि लोकल गवर्नमेंट चाहे रूरल है चाहे अर्बन है, जो इनके मेंबर हैं। अच्छा, लेकिन अगर इतना कुछ अच्छे से चल रहा है, इतनी अच्छे से पावर सभी सरकार को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है, तो हम पीछे क्यों हैं, प्रॉब्लम क्या है, झगड़ा किस बात का है, तो वो हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि देखिए जो हमने इलेक्शन करने होते हैं उसके लिए जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होती है ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं है। कभी कभार ये मेंबर इकट्ठे नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बिना जो हमने बोला था ना कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर देती है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं देती और कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती, जिस वजह से ये भी अपने एरिया की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो नहीं कर सकती। तो बच्चे आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। आप किसी भी बुक में से कोई भी क्वेश्चन देख लो, वो एग्जाम में वो क्वेश्चन इन नोट्स में से आपको देखने को जरूर मिलेगा।